इस वीडियो में हम जानेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल्स का विपाटन यानी कि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस प्रकार होती है। किसी भी टेट्राहेड्रल संकुल को समझने के लिए उसकी ज्यामिति को एक क्यूब के रूप में देखा जा सकता है, जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। जो एक्सिस एक्स वाई और जेड तीनों जो अक्ष है, वो जो ये क्यूब की 6 दीवारें 6 फेसेस जो है उनकी तरफ इशारा कर रही हैं, उनके साथ है। और ये तो हम जानते ही हैं कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल्स अक्षों के साथ होती है। तो ये कहा जा सकता है कि एक्स वाई जेड अक्ष जो आपको चित्र में दिखाई दिया जा रहा है, उनकी तरफ ई ऑर्बिटल्स होगी, जबकि T2G जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्स वाई और जेड अक्षों के बीच में स्थित है। जब कोई लिगेंड्स धातु आयन की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है, जब धातु आयन को अप्रोच करता है, तो उनके रास्ते में Eg या T2G ऑर्बिटल्स सीधे रूप से नहीं आती है। यह कोने में आप चित्र में देख पा रहे हैं कि लिगेंड जहां से केंद्रीय धातु आयन से जुड़ रहा है, उस तरफ कोई भी डी ऑर्बिटल, जो 5 डी ऑर्बिटल्स होती हैं, उनमें से कोई भी डी ऑर्बिटल सीधे लिगेंड और धातु आयन के रास्ते में नहीं आती है। लेकिन Eg ऑर्बिटल्स जो हैं, उनकी तुलना में T2G ऑर्बिटल्स लिगेंड के रास्ते में थोड़ा सा नजदीक होते हैं। इसलिए लिगेंड के कारण जो T2G ऑर्बिटल्स है, अर्थात DYZ, DZY और DZX, इन तीनों ऑर्बिटल्स की जो ऊर्जा है थोड़ी ज्यादा बढ़ती है, जबकि DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की तुलना की ऊर्जा थोड़ी कम होती है। इस प्रकार नेट रिजल्ट के रूप में देखें तो T2G ऑर्बिटल्स उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं और Eg ऑर्बिटल्स कम ऊर्जा के हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में यह क्रम बिल्कुल विपरीत होता है। ऑक्टाहेड्रल में हम जानते हैं कि Eg ऑर्बिटल्स की ऊर्जा ज्यादा होती है और T2G ऑर्बिटल्स की ऊर्जा कम होती है, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2G ऑर्बिटल्स उच्च ऊर्जा की और Eg ऑर्बिटल्स न्यून ऊर्जा की होती है। टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए जो ऊर्जा का अंतर है T2G और Eg ऑर्बिटल्स में, उसे आगे चित्र में दर्शाया गया है। अपने स्क्रीन में आप चित्र में डी कक्षों का विपाटन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के मामले में देख पा रहे हैं। जो अवस्था एक दर्शाई गई है चित्र में, वह जब है जबकि डी ऑर्बिटल्स आइसोलेटेड सेंट्रल मेटल आयन के पास है, जबकि उसके ऊपर लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं है। स्टेज 2 में डीजेनरेसी को दर्शाया गया है, जो कि न्यूनतम ऊर्जा जो होती है, जो निम्नतम ऊर्जा है, उससे थोड़ा ऊर्जा स्तर ऊपर है, लेकिन ये पूर्णतः हाइपोथेटिकल है। जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन को अप्रोच करने लगता है, तो धातु आयन और लिगेंड के बीच में सीधे रूप से कोई भी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है। लेकिन DXY, DYZ और DXZ
उनके रास्ते के थोड़ा करीब होते हैं, अतः उन पर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रतिकर्षण महसूस होता है और उनकी ऊर्जा थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जिसे यह चित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है कि T2G के जो तीनों कक्षक थे DXY, DYZ और DXZ, इनकी ऊर्जा ज्यादा हो गई है, और जबकि EG जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी ऊर्जा कम हो गई है। क्रिस्टल फील्ड का जो ये विपाटन हो रहा है, इसके परिमाण को डेल्टा टी के रूप में दर्शाते हैं। यहाँ जो टी है वह टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्टाहेड्रल की तुलना में टेट्राहेड्रल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम होता है। इसका एक कारण तो यह है कि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल में 4 ही लिगेंड्स होते हैं। इसके अलावा ऑक्टाहेड्रल में हम जानते हैं कि हर अक्ष के साथ में, प्रत्येक एक्सिस के साथ में एक लिगेंड जुड़ा होता है, जबकि टेट्राहेड्रल में कोई भी लिगेंड सीधे किसी अक्ष पर नहीं आता है। किसी दिए गए पार्टिकुलर धातु आयन और पार्टिकुलर लिगेंड के लिए टेट्राहेड्रल क्रिस्टल क्षेत्र को विपाटित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र के लिए आवश्यक ऊर्जा से लगभग आधी होती है। और वास्तविक समीकरण जो है वो नीचे यहाँ लाल शाही से दर्शाया गया है। डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ। इसका अर्थ ये हुआ कि टेट्राहेड्रल फील्ड में जो CFSE का मान है वह ऑक्टाहेड्रल फील्ड से लगभग आधे के बराबर होती है, बशर्ते कि धातु आयन और लिगेंड वही हो। उच्च क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के कारण ऑक्टाहेड्रल संकुलों का निर्माण आसानी से हो जाता है। चूंकि स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं, अतः यदि एक एग्जांपल लेते हैं हम कि ऐसा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही डी इलेक्ट्रॉन हो, तो वह EG ऑर्बिट में जाना पसंद करेगा, क्योंकि EG ऑर्बिट में उसकी ऊर्जा कम होगी और ऊर्जा कम होगी तो वह स्थायी होगा। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में EG ऑर्बिटल्स में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो 0.6 डेल्टा टी द्वारा स्थायी हो जाता है। इसके विपरीत अगर वह T2G में जाता है, T2G का अर्थ DXY, DYZ और DXZ ऑर्बिटल में यदि वह इलेक्ट्रॉन जाता है तो 0.4 डेल्टा टी द्वारा अस्थायी हो जाता है। इस आधार पर अलग अलग टेट्राहेड्रल संकुलों में CFSE क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा की गणना की गई है, जिसे आगे सारणी में दर्शाया गया है। इस सारणी से यह स्पष्ट है कि d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या के अनुसार CFSE का मान किस तरह से बदलता है। सारणी की प्रथम पंक्ति में आप देखेंगे कि यदि केंद्रीय धातु आयन जो है उसके d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए EG में जाएगा, अतः उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया EG1 T2G 0। इस तरह से उसकी ऊर्जा हो गई। चूंकि EG में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 0.6 डेल्टा टी को 1 से गुणा किया है, और चूंकि T2G में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको 0 से गुणा किया है, तो नेट रिजल्ट आया है 0.6 डेल्टा टी। अर्थात जब D1 सिस्टम है कि केंद्रीय धातु आयन के d ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वह EG ऑर्बिटल में जाएगा और उसका CFSE का मान होगा 0.6 डेल्टा टी। अब बात करते हैं D2 सिस्टम की, अर्थात केंद्रीय धातु आयन के d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में जाएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन
Eg ऑर्बिटल में गए हैं तो हमने 0.6 डेल्टा टी को 2 से गुणा किया है, और T2g में चूंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0.4 डेल्टा टी को 0 से मल्टीप्लाई किया है, तो नेट रिजल्ट आया है 1.2 डेल्टा टी। इस प्रकार आप सारणी में अलग अलग जो डी सिस्टम है कि जब डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन तक की गणना हमने यहां दर्शाई है। चूंकि टेट्राहेड्रल क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का परिमाण कम और हमेशा युग्मन ऊर्जा एनर्जी ऑफ पेयरिंग से कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा के लिहाज से अनुकूल नहीं होता, अर्थात इसमें पहले पेयरिंग नहीं होगी। हम पुनः जो सारणी पे जब हम चर्चा कर रहे थे उसको एक बार पुनः देखते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में वह Eg में जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है वह भी Eg में जा रहा है, तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वह Eg में पेयरिंग नहीं कर रहा बल्कि T2g में जा रहा है। तो जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता तब तक इनमें पेयरिंग नहीं होती, और इनमें जो पेयरिंग की एनर्जी है उसके लिहाज से इनकी एनर्जी फेवरेबल नहीं हो पाती, इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि टेट्राहेड्रल फील्ड में डी ऑर्बिटल्स का विपाटन किस तरह से होता है, डेल्टा टी का मान किस तरह से लिगेंड की संख्या पर निर्भर करता है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए लिगेंड किस प्रकार से पेयरिंग नहीं करते हैं और उनकी CFSE का कुल मान कितना होता है। धन्यवाद।